उर्दू में इक़्तिबास की तरह। इक़्तिबास को उर्दू में हम उसको इक़्तिबास बोलते हैं, हिंदी में उसको हम गधांश या पधांश बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उसको पैसेज बोलते हैं, पैसेज। अब इक़्तिबास जो होगा आपको वो दो तरीके का क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि ये एक हो गया आपका नसरी इक़्तिबास। नसरी में क्या होता है, आपको कहीं से छोटा कहानी होगा पैसेज के अंदर, नहीं तो किसी राइटर के बारे में भी हो सकता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में दे दे, मौलाना अबुल कलाम साहब के बारे में दे दे, या इसी तरह जो दूसरे हैं उनकी जीवनी के बारे में भी देकर और नसरी इक़्तिबास में आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका नसर हुआ पैसेज में। उसके बाद यहाँ देखिए कि आपको क्वेश्चन भी साथ साथ देखने को मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ आपको अब यहाँ आप देख लीजिए गौर से और इसको समझिए। अब ये हो गया पधांश, यानी कहने का यह मतलब हो गया कि आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो पैसेज में दो पैसेज यानी दो इक़्तिबास के अंदर दो चीजें आएंगी, एक आ जाएगा नसर और एक होगा नज़म। एक आपका हो जाएगा नसर और एक आपका हो जाएगा नज़म। यानी इसको समझिए आप, आपका 15 नंबर में जो पूछा जाएगा सवाल, एक हो जाएगा आपका नसर, नसर यानी हिस्ट्री के तरीके का, और एक हो जाएगा नज़म, नज़म यानी पोयम। दोनों मिलाकर आपको जो है 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, और 15 नंबर आपका उर्दू पैडागोजी हो जाएगा। तब दोनों मिलाकर देखिएगा तब आपका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ हमको ये बताना था कि ये एक आपका पूरा नसर हो गया, नसर जिसको हम हिस्ट्री टाइप का कहते हैं, और एक आगे हो जाएगा आपका इक़्तिबास यानी पैसेज के अंदर आपको नज़म देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका एक नज़म है, एग्जाम में इस तरीके का दो चीजें रहेंगी। ये बैक की तरफ भी हम आपको बता दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब इसको ज़रा समझिए, एग्जाम में जो आपको इस तरह का पैसेज देखने को मिलेगा, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका आपका यह है कि पूरे पैसेज को पढ़ा जाए ढंग से, और पैसेज को पढ़ने के बाद जहन में, दिमाग के अंदर यह सोचिएगा कि कौन सा लाइन कहां पर है, जो उसमें मेन पॉइंट की बात पैसेज के अंदर, इक़्तिबास के अंदर बताया गया है, तो वो पॉइंट कहां तरीके से, खास पॉइंट उसमें किस तरीके से कहां है। पूरे पैसेज पढ़ने का मतलब होता है, एक बार इसको सरसरी तरीके से पढ़ लें। दूसरा पैसेज का, इक़्तिबास का आसान तरीका यह है हल करने का कि आप क्वेश्चन पढ़िए और चारों ऑप्शन देखिए और टिक लगा दीजिए। इससे क्या होगा, दूसरा वाला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे समय की बचत होगी। अब ये आप पर निर्भर रहता है कि आप किस चीज में आसान महसूस करते हैं। पूरे पैसेज को आप पढ़कर आसान महसूस करते हैं, या क्वेश्चन पढ़कर चारों ऑप्शन देखकर सामने टिक लगा लेते हैं। ये आपका सेकेंड वाला जो है ये बेस्ट तरीका है, इसमें समय का ज़्यादा बचत है। अभी आपके पास एग्जाम में समय बाकी है, तो आप इसको चाहिएगा तो जिस तरीके से भी आप चाहिएगा तो उसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोशिश से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। नहीं, शायर का कहना है कि मुसलसल कोशिशों से ही बदल जाती हैं तकदीरें, मुसलसल कोशिशों से ही बदल जाती हैं तकदीरें,
और जो थक कर बैठ जाते हैं कभी मंजिल नहीं पाते। तो अभी आपके पास समय है, मेहनत करने का जज्बा है और आपने बहुत सारे कंटेंट को पढ़ लिया है, तो आपके लिए पैसेज का हल करना मेरे हिसाब से कोई भारी नहीं होगा। तो हमने पैसेज का 2 तरीका आपको बता दिया, फिर से गौर से समझ लीजिए। एक तो है पूरे पैसेज को पढ़िए, जैसा कि अभी हम आपको प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखा रहे हैं। जैसे नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी, तब ये सब पॉइंट की बातें हैं तो जहन में ये लाइन रहना चाहिए। एक बूढ़ी मुलाजमा उनके साथ रहती थी, उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका बेटा शादाब और उसकी फैमिली अमेरिका चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो अमेरिका चले गए थे। ये सब जब पैसेज को पढ़ते वक्त जैसे अमेरिका का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, नसीबा दादी मेन पॉइंट हुआ, उनकी खादमा जो है, ये सब क्या है? मेन पॉइंट हुआ। इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आपको हम बताएं ना कि इस चीज़ को हम प्रूफ करके भी इंशाल्लाह दिखावेंगे। जिस चीज़ को बोलेंगे जहां तक है उसको हम पूरी तरीके से प्रूफ करके दिखावेंगे। एक तो वह दम्मे की मरीजा थी। अब देखिए इसमें मरीज की बात चल रही, तो दम्मा एक बीमारी हुआ, तो आप याद रखिएगा ये पैसेज के अंदर मेन पॉइंट हुआ। ये चीज़ बीमारी के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। ये सब चीज़ों को याद रखने की चीज़ है। इस पर अयाज की शराते, अयाज एक लड़का है। अब इसमें यह भी मेन पॉइंट है, मन इसका किरदार बयान किया गया था। अयाज नाम भी पैसेज का पढ़ने का ही तरीका होता है कि आप मेन पॉइंट को याद रखिए, तभी आप आंसर का जवाब दे सकते हैं। एक दिन सब आदत अयाज अपने दोस्त हस्बे आदत, क्या है? हस्बे आदत अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका और शोर मचाता रहा, लेकिन न तो दादी डंडा लेकर आई न बूढ़ी मुलाजमा उन्हें टोका। फिर अयाज ने नसीबा दादी के पैर के सारे कच्चे पक्के अमरूद, देखिए अब ये मेन पॉइंट हुआ। तो पैसेज का ही तरीका ही यही होता है कि जब उसको आप पढ़िए तो मेन पॉइंट को आप दिमाग के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर कीजिए। और देखिए इसी से सवाल पूछा जाएगा। पहले तो अयाज को हैरत हुई, हैरत बोलते हैं ताज्जुब, मगर वो अमरूद खाने में मसरूफ हो गया। मसरूफ मतलब होता है बिजी किसी भी चीज में। अचानक उसकी नजरें, नजर की जमा आती है नजरें, यानी किसी चीज को देखना। नजरें सदर दरवाजे पर पड़ा। सदर दरवाजा यानी क्यों, कई घर का एक मेन बड़ा सा दरवाजा होता है जिसमें आदमी किसी हवेली या घर के अंदर दाखिल होता है। देखिएगा फ्रंट में ही एक मेन बड़ा सा दरवाजा होता है, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल यूं के तू रखी हुई थी। यानी दूध वाला आया और दूध देकर चला गया। अखबार वाला उमूमन आता है, अगर कोई मालिक हो या ना हो घर का, वो नीचे से अखबार को ऐसे डाल देता है, या कोई जगह खाली है तो वहां डाल देता है। ये उमूमन तरीका रहा है। अब चलिए, ये तो हुआ कि पैसेज को पढ़ लीजिए। एग्जाम में एक तरीका है, मेन पॉइंट को आप याद रख लिए कि कहाँ कहाँ मेन पॉइंट है। अब दूसरा वाला तरीका हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को देखिए, इसमें समय का ज्यादा बचत है। अब हम इस बात को भी आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं अच्छे तरीके से। नसीबा दादी के साथ कौन रहता था? सवाल है। बूढ़ी मुलाजमा रहता था, खान सामा रहता था, उनका भाई, उनका भांजा, कौन सा रहता था? अब लाइन में देखिए, नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी और एक बूढ़ी मुलाजिमा। अब यहां पर आ गया मेन पॉइंट। अब पैसेज में भी पढ़े थे और चारों ऑप्शन में भी देख लीजिए कौन थी, तो बूढ़ी मुलाजिमा है ना। बूढ़ी मुलाजिमा उनके साथ क्या करती थी? रहती थी। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें जो दिया हुआ है कि 91 से, यानी जो लोग, जिन लोग का लैंग्वेज 1 है, पेपर 1 है, तो वहां देखिएगा वहां 91 से शुरू होता है। लैंग्वेज 2 वाले का जो है 21 से 150 तक जाता है। ये आपको कॉमन तरीके से ये बात आपको मालूम भी है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में है 92 में है कि किसका इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। मुद्दत का मतलब होता है एक समय का गुजर जाना, जैसे 2, 4, 5 साल, 7 साल, इसको बोलते हैं एक मुद्दत होना। एक लंबा सा समय, एक अरसा क्या है?
गुजर जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? मुद्दत बोलते हैं। तो सवाल है कि किसका इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी? उनके बेटे का, उनके शौहर का, उनकी माँ का, उनकी बेटी का। जी, सभी साथी चाहेंगे तो जवाब भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम पूरा किए थे तो आप याद रखिएगा, एक तरीका ये भी है कि जहन में हल्का सा टिक लगाकर यहाँ तक हम उसको सिमट सकते। उनके साथ रहती थी, उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत गुजर गया। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है मुद्दत गुजर गया। इसलिए जवाब जो होगा इसका 92 क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन में वो 2 होगा, यानी उनके शौहर का क्या हो चुका था? इंतकाल हो चुका था। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। आप लोग गौर से देखिए, चीज़ों को बहुत आसान तरीके से बताएंगे और इंशाल्लाह पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 93 में है कि नसीबा दादी का बेटा और उसकी फैमिली कहाँ चले गए थे? ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। अब देखिए यहाँ तक क्योंकि हम 2 लाइन हल कर चुके हैं तो पैसेज के वक्त इतना याद रखिएगा कि जब 2 लाइन के अंदर से हम आंसर को तलाश कर चुके हैं तो अब उसके नीचे ही होगा, क्योंकि उस 2 के अंदर तो होगा नहीं लगभग। तो हम यहाँ तक है। अब चलते, उनका बेटा शादाब और उनकी फैमिली कहाँ चले गए थे? तो यहाँ पर जिक्र है कहाँ चले गए थे? तो अमेरिका चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो यहाँ पर अमेरिका चले गए थे। अब देखिए यहाँ पर है कि ऑप्शन में भी देख लीजिए अमेरिका है। इससे क्या होगा? समय का बचत होगा। जो दूसरा वाला हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, चारों ऑप्शन पढ़िए और पैसेज में उस चीज को तलाश कीजिए। ये दूसरा वाला भी हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। माशाल्लाह सभी साथी जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, बड़ी खुशी है। और इसी तरह जवाब भी देते रहिए, बहुत अच्छा है। आप मेरा साथ देते रहिए और इंशाल्लाह मैं आपका साथ देते चलता हूं। चलिए, अब चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ, यानी 94। में है कहां चले गए? 94 में है कि नसीबा दादी किस बीमारी की मरीजा थी, यानी उनको कौन सी बीमारी लाहिक हो गया था, कौन सी ऐसी उनको बीमारी हो गई थी। ऑप्शन में है पहला, दम्मे की मरीजा थी, टीबी की मरीजा थी, कैंसर की मरीजा थी, नहीं, और इसी तरह अल्सर की मरीजा थी। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब चलते हैं 3 जो लाइन है वहां तक हम आंसर लगभग क्लियर कर चुके हुए थे। आगे चलते हैं। एक तो वो दम्मा की मरीजा थी, देखिए यहां पर पहले ही मिल गया। कभी कभी पैसेज में ऐसा ही रहता है कि कुछ चीजें नहीं, हर लाइन के बाद फौरन ऐसा क्या होता है कि कभी कभी आंसर होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पहला का जवाब आपको पैसेज के लास्ट लाइन के अंदर, आखिरी लाइन के अंदर भी मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, दोनों तरीके से। तो अगर आपको ऊपर की तरफ नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर नहीं रुकिएगा, अपने समय को नहीं ज़ाय कीजिएगा, बल्कि लास्ट तक आप जो है जाते रहिएगा, बिल्कुल नीचे तक। तो यहां पर है क्या थी? वो एक दम्मा की मरीजा थी। तो ये आपका ऑप्शन जो है 94 का हो जाएगा, 1 ऑप्शन हो जाएगा, और यही क्या होगा? सही जवाब होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 के पास। क्वेश्चन नंबर 95 में है कि अयाज किसके साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका? यानी छत पर जा धमका का मतलब क्या है? अचानक छत पर पहुंच गया, ये इसका मतलब हुआ। तो यहां है कि वो एक दम्मे की मरीजा थी, यहां तक हमने, उस पर अयाज की शरारतें अलग थी। एक दिन हस्बे आदत, हस्बे आदत बोलते हैं इंसान का जो एवरी डे होता है, जो चीज़ें उसके रूटीन में शामिल होता है, हस्बे आदत यानी उसकी आदत सी बन चुकी हुई है। तो एक दिन हस्बे आदत अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी की छत पर आ धमका। ये क्या हुआ? ये इसका जवाब इसमें हुआ। अब देखिए ऑप्शन के अंदर कहाँ है? अपने भाई के साथ, अपने दोस्त इरफान के साथ,
अपने हम जमात बोलते हैं, यानी जो क्लास में थे, क्लास फेलो है उसको समझ लीजिए, जिसको हम क्लास फेलो बोलते हैं उसी को हम जमात उर्दू में बोलते हैं, अपने पड़ोसी के साथ। तो यहाँ पर है ऑप्शन में साफ है कि नसीबा दादी की छत पर जा धमका, किसके साथ? तो यहाँ पर है अपने अयाज, अपने दोस्त इरफान के साथ। तो इसका 95 का जो आंसर होगा वो 2 होगा, यानी अपने दोस्त इरफान के साथ, यही इसका बेस्ट आंसर होगा। और आप लोग मेहनत से पढ़ते भी रहिए और इंशाल्लाह हल भी होगा। नहीं, और अपने किस्मत के ऊपर भी अफसोस नहीं कीजिएगा, हो सकता है किसी का 1-2 नंबर से छूट गया हो, तो किस्मत का भी नहीं, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा। शायर कहता है न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेंगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो जो हमारे साथी है क्लास में ज्वाइन किया, अगर उनका हो सकता है 1-2 नंबर से या 4 नंबर से रह गया होगा, तो आप परेशान भी नहीं होइएगा, ये शेर आपके लिए काफ़ी है। फिर से बोल देता हूँ कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेंगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो आप अफसोस नहीं कीजिएगा, अभी आपके पास समय है, और तकदीर किस्मत भरोसे से नहीं, इंशाल्लाह आप मेहनत कीजिएगा तो वो चीज़ आपको खुद कामयाबी की तरफ ले जाएगी। इसलिए शायर ने कहा कि मिलेंगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा, यानी आप अपने मेहनत को जारी रखिएगा तो आपकी मंजिल तक आप खुद कामयाबी तक पहुंच जाइएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको एक शायरी भी सुना दिया ताकि आपके अंदर हिम्मत और जज्बा, मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही रहा है कि मैं चाहता हूं कि आपको साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ आपके अंदर जज्बा, यानी आपके अंदर हिम्मत भी पैदा करता रहो, हौसला, क्योंकि जिसके अंदर हौसला मजबूत होगा और एग्ज़ाम के अंदर एजिटेशन नहीं होगा, आप पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, तैयारी के साथ जाइएगा, तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आपको क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। नाइन्टी 96 में है कि अयाज ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ लिया, यानी उनके पेड़ से क्या चीज को तोड़ लिया, यह कहने का मतलब है नसीबा दादी के पेड़ से। ऑप्शन में है कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले, शरारती था अयाज, उसके हरे पत्ते को तोड़ डाले, ये है, उसकी शाखों को तोड़ डाला, शाख बोलते हैं, उर्दू लफ्ज है लेकिन टहनी को बोलते हैं शाख। चौथा ऑप्शन में है उसके सूखे तने को तोड़ डाला, यानी जो टहनी जो सूख चुकी हुई थी उसको तोड़ डाला। यह 4 ऑप्शन है। यहां तक हमने उसको सॉल्व भी किया था, हल भी किया था। अब है कि यहां पर देखना है, यहां तक कि और शोर मचाता रहा, लेकिन न तो दादी डंडा लेकर आई न बूढ़ी मुलाजमा उन्हें टोका। फिर अयाज ने नसीबा दादी के पेड़ के सारे कच्चे पक्के अमरूद को तोड़ डाला। देखिए यही है। अब यहां पर ऑप्शन में देखिए, पहले में ही फर्स्ट में ही ऑप्शन में है कि कच्चे पक्के अमरूद को तोड़ डाला। इसको तोड़ डाला तो कच्चे पक्के अमरूद को तोड़ डाला। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 के करीब हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं। चलिए, इसमें है कि अयाज की नजर अमरूद खाते खाते कहां पड़ी, यानी अयाज एक लड़का है और वो अमरूद खा रहा था, तो अचानक ये हुआ कि अमरूद खाते खाते उसकी नजर यानी उसकी निगाहें कहां पड़ गई। ऑप्शन में दिया हुआ है आंगन पर पड़ी, सदर दरवाजे पर, बरामदे पर, राह दरी पर। यानी राह दरी का मतलब कहीं से रास्ता गुजर रहा था, उस पर कहां पड़ गया। तो फिर हम यहीं से उठाएंगे जहां तक सॉल्व कर चुके हुए हैं, यहां तक हमने
सॉल्व कर लिया था। आगे चलते हैं। फिर अयाज ने नसीबा दादी की पेड़, क्या है पेड़, तो इस पर छुटा हुआ है, हाँ चलिए अब सही हो गया। नसीबा दादी की पेड़ के सारे कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। पहले तो अयाज को हैरत हुई, यानी ताज्जुब हुई। वो अमरूद खाने में मसरूफ हो गया। अचानक उसकी नजरें सदर दरवाजे पर पड़ी। किस दरवाजे पर? उसको बोलते हैं सदर, यानी जो मेन दरवाजा है उस पर पड़ गया। अब ऑप्शन में है सदर दरवाजे, ये ऑप्शन क्या है आपका 2 होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में है पक्का का मुतजाद क्या होगा। ये मुतजाद जो है, पहले इसको समझिए, ये मुतजाद है क्या। ये आपके ग्रामर का क्वेश्चन है और एग्जाम में याद रखिएगा 3 नंबर के आसपास लगभग आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा इस पर 2 वीडियो बन गया हुआ है और इंशाल्लाह एप्लीकेशन पर भी डल जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो यूट्यूब पर भी डल जाएगा, क्योंकि 2 हमने वीडियो ग्रामर से मुतालिक बनाया है। बहुत लंबी वीडियो है, सारा ग्रामर उसके अंदर समेट दिया है हमने। मुतजाद बोलते हैं, उर्दू में मुतजाद हो गया, इंग्लिश में उसको अपोजिट शब्द बोलते हैं, हिंदी में उसको हम विलोम शब्द बोलते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा मुतजाद है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में जिद भी पूछ दिया जाता है। जिद, ये दोनों का मानी हो गया उल्टा अल्फाज। आसान लफ्जों में कहिएगा तो उल्टा अल्फाज, जिसको हम उल्टा अल्फाज बोलते हैं, यानी नेगेटिव वर्ड, यानी एक चीज का दूसरा उल्टा हो जाएगा ये, तो उसी को हम मुतजाद भी, कभी एग्जाम में मुतजाद भी पूछता है और कभी कभी जिद भी पूछता है। और शायरी में अगर आपको ग्रामर में पूछ देगा तो वहां मुतजाद नहीं इस्तेमाल करके एक तजाद भी इस्तेमाल करता है, तजाद भी। ये तीनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपस में ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं और सीटेट में यही तो खेला है कि उर्दू हिंदी में जो है पर्यायवाची शब्द का ऐसा इस्तेमाल क्वेश्चन के अंदर कर दिया जाता है कि आपको आंसर याद होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने इसको कहीं पढ़ा ही नहीं और कहीं देखा भी नहीं। इसलिए आपको मैंने तीनों तरीके से समझा दिया। या तो आप इसको मुतजाद याद रख लीजिए, या तो आप उसको जिद याद रख लीजिए, और कहीं पोएम शायरी में कहीं पूछ दे तो उसको हम तजाद बोलते हैं। तीनों के माने हो गए उल्टा अल्फाज। तो यहाँ पक्का का मुतजाद क्या होगा? कच्चा होगा। क्या होगा? कोई सामान पक्का होता है तो उसका जो उल्टा होता है वो कच्चा कहलाता है। पक्का का क्या कहलाता है? कच्चा कहलाता है। अब है 99, लगभग ये भी ग्रामर ही है। नाइन्टी नाइन में है कि शरारत की जमा क्या है, यानी शरारत किसकी जमा है, ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं। तो शरारतें, शरा ताते, शरा इनतेनात, शरारतें, शरारतन है। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? यह है कि लफ्ज और शक्ल बिल्कुल एक ही तरीके को देखने को मिल रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि इसमें जो भी ऑप्शन है सब शरारत से मुतालिक है और सब लग रहा है कि एक ही तरीके के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इस जमा के अंदर फ़र्क है। आपको फ़र्क क्या है देखने को ज़रूर मिलेगा। तो शरारत की जमा 99 का
पहला ऑप्शन होगा सही। क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। इसकी जो जमा होगी शरारतें होंगी। क्या होगी? जमा शरारतें। इसकी क्या होगी? सही जमा होगी। अब यहां से आपका ये जो आपका इक़्तिबास था वो नसर से मुतालिक था। यहाँ पर हिदायत है, यहाँ पर लफ्ज़ नीचे होगा, एक शब्द है इंतखाब किए जाने वाले, सवाल है, बिल्कुल सही है। ये आपका नसर से मुतालिक था। एक बार हम आपको दिखा दें। बोर्ड पर अच्छे तरीके से, और मैं इसको फिर से चेक करता हूं कि कोई सवाल छूट भी तो नहीं गया हुआ है। ये नीचे शब्द है, ये आपका नसरी हो गया, यानी हिस्ट्री वाला जो है आपका सवाल हो गया। ये नीचे शब्द है, और कभी कभी होता है टाइपिंग में उर्दू में कि अक्सर चीज़ें कभी कभी रह जाती हैं। क्या हम इसको सही कर दे रहे हैं? तो ये आपका जो भी सवाल है, ये आपका नसरी सवाल है। नसरी यानी हिस्ट्री से मुतालिक। चलिए, आपका सवाल सही है। यहाँ से 99 तक लगभग यहाँ भी सही है। चलिए, अब यहाँ पर है शेरी हिस्से, शेरी। इसी तरह अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया तो ये इक़्तिबास था और ये नसर से मुतालिक था। अब चल रहा है नज़म यानी शेरी इक़्तिबास। आपको भी जो जिनका लैंग्वेज 1 रहेगा तो उनको दो दो पैसे मिलेंगे, एक नसर मिलेगा और एक नज़म मिलेगा। याद रखिएगा, जिन लोगों ने जिनकी जो है उर्दू फर्स्ट है यानी लैंग्वेज फर्स्ट लिए हुए हैं, उनको 2 मिलेगा। 2 सवाल देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। एक आपको रहेगा नसर से और एक आपको रहेगा नज़म से। लेकिन जिनका उर्दू सेकेंड लैंग्वेज होगा, यानी सेलेक्ट करते वक्त उनका लैंग्वेज 2 होगा, तो उनको 2 नसर मिलेगा। नहीं, जैसा कि यहाँ 2 नसर दिया हुआ है, तो उनका जिनका लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज जिनका उर्दू होगा तो उनके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएगी। फर्स्ट लैंग्वेज में क्या होगा कि एक नसर और एक नज़म होता है, यानी गधांश और पधांश होता है। इस चीज़ को हमने बता दिया ताकि आपको एग्ज़ाम में नहीं मिले, आपको परेशानी न हो। क्वेश्चन क्योंकि एक ही मिलता है और उसके अंदर जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों होता है। आपका पेपर ना गड़बड़ाए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। जिनका लैंग्वेज 1 रहेगा वो 91 से उनका गालिबन लगभग शुरू ही होता है, जिनका 2 है तो फिर उनका 121 से फिर आगे की तरफ चलता रहता है। जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि किसी को किसी तरह की कोई समस्या परेशानी नहीं हो। एक बार हम आपका कमेंट भी चेक कर लेते हैं ताकि अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत और समस्या होगी तो उसका हम समाधान कर सके, उसका हल कर सकें।
चलिए, मैंने आप लोग का कमेंट भी पढ़ लिया है। बहुत सारे साथी सवाल कर रहे थे। लैंग्वेज 1 है तो उनका मैंने बता दिया है कि उनका एक पोयम और एक नसर यानी कहानी दोनों होगा। जिनका लैंग्वेज 2 में उर्दू है तो उनका थोड़ा सा आसान होगा पहले के मुकाबले में, कि उनको 2 पैसेज मिलेगा, यानी इस तरीके के 2 पैसेज देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये थोड़ा आसान है। और उसके बाद ये पोयम है, और उसके बाद जिनका लैंग्वेज 1 उर्दू है तो उनका एक ये पोयम इस तरीके का मिलेगा। हम यहाँ पर लिख भी दिए हुए हैं। लैंग्वेज 1 वाले को बताया था कि नसर और नज़म दोनों होगा, और जिन लोगों का लैंग्वेज 2 है उनका जो है उर्दू में 2 जो है नसर मिलेगा देखने को। जिन लोग का सेकेंड जो है उर्दू है तो उनका जो है 2 नसर मिलेगा। 2 क्या है, नसर मिलेगा देखने का, 1 और ये 2। आपका भी मामला सॉल्व हो गया। 2 इस तरह का क्या है देखने को मिलेगा। दो मिलेगा, इसलिए आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया कि अगर किसी साथी को हमारी कोई दिक्कत, हाँ हमारी क्लास जो है टीच एक्स्ट्रा ऐप पर जो एप्लीकेशन है उस पर क्लास मुस्तकिल चलती रहती है, और बीच बीच में यूट्यूब पर भी मैं लाइव रहता हूँ। उम्मीद है कि अक्सर अब कोशिश करूँगा कि लाइव आऊँ। ऐसे एप्लीकेशन पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ नोट्स और सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। चलिए, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी आपका जो है 100 जो क्वेश्चन दिया गया है, जी, तो आपका क्वेश्चन जो 100 है यानी 100, यहाँ जो आपका शुरू हुआ है उसमें है, और इसका भी तरीका पहले ही जैसा है। या तो पूरे पोयम को पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए। सेकेंड में है कि पैसेज को पढ़ लिया जाता है ताकि पोयम थोड़ा सा नसर के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको पूरा पढ़ लेने से अल्फाज आ जाते हैं जहन में कि यहाँ यहाँ इसका क्या होगा, आंसर छिपा हुआ है, तो इसके अंदर ये चीज़ें पता चल जाती है। हम पूरा को पढ़ भी देते हैं अच्छे तरीके से। जिसने ज़मीं बनाई, जिसने जहां बनाया, जिसने बनाई तारे और आसमां बनाए। क्या बनाए, तारे और आसमां बनाए। पौधे उगाए, जिसने मेवे उगाए, जिसने गुलशन के फूल कांटे सारे बनाए तूने। इल्म व अमल का रास्ता यारब हमें दिखा दे, जिससे मिले सआदत उसकी राह पर लगा दे। ये पोयम का मतलब है, कहने का मतलब है अल्लाह हमको इल्म का ऐसा रास्ता सही दिखा दे और उस पर हमको क्या कर दीजिए, लगा भी दीजिए। आगे है, हाजिर है तेरे दर पर परवरदिगार हम भी, है रहम व करम के उम्मीदवार हम भी। यानी शायर कह रहा है कि अल्लाह हम आपके दरबार पर हाजिर है और आपके रहम करम के क्या है, हम मोहताज हैं। आगे है, यारब तेरी रज़ा के तालिब रहे हमेशा, नेकी करे बदी पर गालिब रहे हमेशा। यानी कहने का मतलब यारब तेरी रज़ा के तालिब रहे हमेशा। अल्लाह हम चाहते हैं कि आपकी हम रज़ा के तालिब हैं, हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप क्या हो जाइए, राज़ी हो जाइए। हमारी ख्वाहिश आरजू तमन्ना यही है। आगे है, नेकी करे बदी पर गालिब रहे हमेशा, कि हमेशा नेकी करे, अगर बदी पर एकदम ऊपर गालिब हो जाए कि उस चीज़ को बिल्कुल जड़ से हम ख़त्म कर दें, यानी बुराई को क्या कर दें, हम ख़त्म कर दें। ये पोयम का मतलब है। और जो फर्स्ट है कि जिसने ज़मीन बनाई, जिसने जहां बनाया, जिसने बनाए तारे और आसमां बनाया, यानी
खुदा ही ताला है जिसने क्या किया, पूरी सृष्टि यानी पूरी दुनिया को रचा और वही इनको क्या किया, बनाए। गुलशन के फूल कांटे सारे बनाए तूने, इल्मो अमल का रास्ता या रब दिखाए तूने। यानी अल्लाह ने गुलशन यानी जैसे बागीचा खूबसूरत चीज़ों को बना दिया और इल्मो अमल का रास्ता दिखाया हमें तूने। नहीं कहा जाता है कि अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको क्या है, सीधे रास्ते पर तू चला। यानी इंसान से अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि नहीं कि अल्लाह तू हमको क्या कर दे, सीधी राह दिखा दे। चलिए पूरे पोयम को वो मैंने पढ़ के समझा दिया और उसका मैंने मतलब भी बयान कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है कि शायर के नजदीक जमीन और जहां को किसने बनाया है। शायर के नजदीक क्या सवाल है, शायर के नजदीक जमीन और जहां किसने बनाया है। तो ऑप्शन में है खुदा ने, कुदरत ने, इंसान ने, कायनात ने। अब देखिए इसी चीज को समझना है, जो नसर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो भारी होता है। अब देखिए इसमें है कि जिसने बनाए जमीन, जिसने बनाया जहां, जिसने बनाए तारे और जिसने बनाए आसमान। अब इसके अंदर खुदा लफ्ज तो जिक्र है नहीं, फिर हमको आगे पढ़ना होगा। पौधे उगाए जिसने, मेवे लगाए जिसने, गुलशन के फूल कांटे सारे बनाए तूने, इल्मो अमल का रास्ता या रब बना, या रब हमें दिखा दे, जिससे मिले सआदत उसकी राह पे लगा दे, हाजिर है तेरे दर पे परवरदिगार हम भी, रहमो करम उम्मीदवार हम भी, या रब तेरी रजा के तलबगार हैं हम। अब देखिए यहीं पर खुदा तो मिला नहीं, लेकिन शायर के नज़दीक है कि ज़मीन और जहां किसने बनाए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया गया है, हमें थोड़ा सा ब्रेन का, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही होती है शायरी को समझने का तरीका। ज़मीन आसमान की यहाँ पर बनाने की बात कही है, पेड़ पौधे को उगाने की बात ये सब कह दी गई है, और फिर यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मांग कर यहाँ करा परवरदिगार हम। तो यानी ये सारी चीज़ों का करता धरता कौन है, परवरदिगार है। परवरदिगार असल है परवरदिगार है लफ्ज़ है, लेकिन लोग सही बोल नहीं पाते हैं तो परवरदिगार पढ़ते हैं। यानी जिसने यानी खुदा इसके मानी आते हैं। हम खुदा भी कहते हैं, परवरदिगार भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, सब एक ही माना में इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा हमें यही सब क्या करना होगा, थोड़ा सा हिंट दिया रहता है पोएम में, उसको तलाश करके थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है अपने दिमाग का। तो शायर के नज़दीक ज़मीन और आसमान को किसने बनाए, तो जवाब होगा खुदा ने। यही राइट आंसर होगा, यही क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी साथी को यह आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 क्वेश्चन नंबर क्या है, 101। क्वेश्चन नंबर 1 है कि खुदा ने मेवे और पौधे के साथ और क्या क्या बनाए। यानी मेवे और पौधे के साथ क्या क्या बनाए, यानी कह रहा है कि पौधे हैं, इसको मानिए जैसे पौधे हैं और मेवे हैं, ये हो गए मेवे और ये हो गए पौधे के साथ अल्लाह ने क्या क्या बनाए। तो यहाँ है कि ज़मीन बनाई जहाँ, जिसने तारे आसमां बनाए, पौधे उगाए जिसने मेवे लगाए, गुलशन के फूल कांटे सारे बनाए जिसमें, ये भी चीज़ खुदा ने बनाए हैं। तो आगे है दरख्त और घास, गुलशन के फूल और कांटे, तो आपका जो होगा मैदान और नदियाँ, दरिया और पहाड़। आपका जो सही राइट आंसर होगा वो गुलशन के फूल और कांटे होंगे, क्योंकि यहाँ यही लफ्ज़ इस्तेमाल है पोयम के अंदर। यानी जिस तरह समझिए नसर के अंदर सवाल होता है और उसका जो जवाब जिस तरीके से है, इसके अंदर भी वही तरीका होता है। लेकिन कभी कभी सवाल ऊपर की तरफ ही जवाब मिल जाता है और कभी कभी हो जाता है कि पैसेज के लास्ट में जैसे, या कभी कभी बीच से भी वह आंसर निकाला जाता है, जैसे हमने यहाँ परवरदिगार के लफ्ज़ से क्या किया है, निकाला है। यही चीज़ें पैसेज के अंदर समझनी चाहिए।
अगर इस तरीके से इंशाल्लाह आप लोग समझ लीजिएगा तो आपका एक नंबर भी पैसेज के अंदर ज़ाय और बर्बाद नहीं होगा, यानी आपका एक नंबर भी इंशाल्लाह नहीं कटेगा किसी भी हालत में। अब है सवाल नंबर 102 है। कितना है? सवाल नंबर 102। सवाल नंबर 102 में है कि शायर खुदा से किस पर गालिब रहने की बात कह रहा है? उम्मीद पर, बदी पर, हौसले पर, ख्वाहिश पर। तो यहां पर तक हमने सॉल्व किया था और फिर जवाब हमने यहां तक फिर हल किया था। अब यह है कि हम चलेंगे जिसने मिलते हैं इस राह पर। देखिए यहां नहीं आंसर मिल रहा है। हाजिर है तेरे परवरदिगार, यहां भी नहीं मिला। रहमो करम उम्मीदवार, यहां भी नहीं मिला। यारब तेरी रजाकार के तालिब हैं, यहां पर भी नहीं मिला। नेकी बदी पर गालिब, अब देखिए यहां आंसर मिलता है। हालांकि बीच में और भी है क्वेश्चन, और भी है जैसे यहां मौजूद है, लेकिन यही हमको आपको बताना है पोएम के अंदर कि कोई चीज़ें पैसेज के अंदर आपको शुरू में मिलेगी और कोई बीच में मिलना चाहिए तो वो आखिर तक चला जाता है। तो हमें इस बात का ख्याल करना पड़ेगा, अगर ऊपर आंसर नहीं मिल रहा है तो हमको लास्ट की तरफ देखना है और उसको क्या करना है, समझना है अच्छे ढंग से। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट जो जवाब होगा वो बदी पर होगा कि शायर ने खुदा से किस बात पर, यानी बदी पर गालिब, यानी उसको एकदम ये गालिब रहेगा तो उसको क्या कर देगा, मगलूब कर देगा, यानी गिरा देगा। अब है सवाल नंबर 103 है। सवाल नंबर 103 के अंदर जो है शायर किस रास्ते को दिखाने की बात कर रहा है? किस रास्ते को दिखाने की बात क्या है? शायर क्या कर रहा है, कर रहा है किस बात को? अब यहां पर है कि पहला में है इल्म और अमल का रास्ता, दूसरा में है रुश्द हिदायत का रास्ता, तीसरा में है नेकी का रास्ता, चौथा में है सीधा रास्ता। जी, शायर किस रास्ते को सही तरीके से दिखाने की बात कर रहा है? तो यहां पर है कि पहले लाइन के अंदर भी नहीं है, दूसरे तीसरे में नहीं, यहां पर इल्म अमल मिल गया। यहां से इल्म अमल क्योंकि मैच कर रहा है तो वहां भी ये शब्द मिल गया। तो आप चाहिएगा तो एग्जाम में इसका भी आप ख्याल रख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ इल्म अमल का रास्ता नहीं, यारब दिखा हमें, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा, इल्म अमल का रास्ता होगा। अगला आते हैं 104 है क्वेश्चन नंबर आपका। इसको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जैसा हम समझा रहे हैं, हल करा रहे हैं एग्जाम में, आप इसी तरीके से सॉल्व करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपका नंबर किसी भी सूरत में नहीं कटेगा। यारब तेरी रजा के डैश हैं हम। जी, कभी कभी ऐसा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह मिलेगा और पोयम या जो भी नसर कहानी होगा उसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि उसको जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह है उसको हमको फिल करना पड़ेगा। तो है कि हमेशा जैल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज सुनिए। जैल का मतलब होता है जो नीचे दिए गए हैं, एक जैल होता है। नहीं, एग्जाम में ऐसे भी मंदरजा जैल भी दे सकता है, मंदरजा जैल का भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, और दर्जे जैल भी कर सकता है। जैसे क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, पैटर्न होता है, सबका माना होता है नीचे। अगर बाला दे देगा, मंदरजा बाला का मतलब हो जाता है ऊपर, दर्जे बाला का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर। तो यहां पर है कि सही लफ्ज यारब तेरी रजा के वास्ते, तो यहां पर यारब तेरी रजा के तालिब है हमेशा, तो यहां पर हमेशा का लफ्ज है और ऑप्शन में क्या है, तालिब है। तो सही जवाब आपका क्या होगा, तालिब होगा। सही जवाब क्या होगा, तालिब होगा। जी,
यहाँ पर आपका नसर और नज़म दोनों मुकम्मल हुआ, यानी 15 नंबर का सवाल आपका मुकम्मल हो गया, जो आपको एग्जाम में हर कीमत पर सभी साथी को 15 नंबर में मार्क्स नहीं कटना चाहिए। अब अगला जो है, यहाँ से आपका पेडागोजी शुरू होता है। जब तक हम आपसे 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप ढंग से अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और जब हम आते हैं अभी 1 मिनट के ब्रेक के बाद, तो पूरे तरीके से हम पेडागोजी पर डिस्कस करेंगे और उसका आसान से आसान तरीका हम आपको बता देंगे और सारी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। अभी हमारा आपको साथ देना है। अभी 15 नंबर का क्वेश्चन और करना है। अभी तो खेल अब शुरू होगा। नहीं, मैदान में ये तो थी तैयारी किसी भी चीज़ का। नहीं, आसान आसान चीज़ें पहले होती है, तैयारी में चीज़ों से जुड़ना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि खूब बेहतरीन तरीके से मैदान में इंसान कूदता है और उस तभी सफलता को, कामयाबी को क्या है, हासिल करता है। 1 मिनट का ब्रेक है, आप लोग देखिए और कोई डाउट या कोई चीज़ है तो इंशाल्लाह पूछेगा तो हम उसका जवाब देंगे। जी, सभी साथी उम्मीद है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। दिल से आपका शुक्र गुजार है। हम कमेंट भी पढ़ रहे थे कि सर ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो है डर सा लगता है। देखिए, किसी भी चीज़ का जो डर होता है वो इंसान को खा जाता है, अंदर से खोखला करता है। थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा, आपके अंदर जो चीज़ें कमज़ोरी, जो जो चीज़ें आपको डाउन करती है वो आपके अंदर की कमज़ोरी है। हम में और आप में फ़र्क क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। और हम लोग क्योंकि टीचर के कैटेगरी में आते हैं
तो अपनी लास्ट ताकत लगा देते हैं, पूरी दम लगा देते हैं। क्या करते हैं? पूरी ताकत और पूरी दम लगा देते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोग को क्या करते हैं? कामयाब कर देते हैं। अब सोचिए ना, एक चोर जब चोरी करता है, गलत काम करता है, रात को अंधेरे में जाता है, और सोचिए उसको कितना डर है, पकड़ने का डर है कि कहीं पकड़ा जाएंगे, कहीं इज्जत चली जाएगी नहीं, और हमारा क्या हाल होगा नहीं। तो इतनी चीजें हैं, फिर भी वो अंधेरी रात में चोरी करता है। कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जबकि वो गलत काम करता है, जबकि वो गलत काम करता है तब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और वो चीज़ों को इस तरह कर लेता है। तो आप तो पढ़ने लिखने की काम कर रहे हैं और सही चीज़ हो रही है, तो आप इतना डर से कैसे जी रहे हैं? और याद रखिएगा कि अपने कमजोरी को ही जब आप मजबूती बना लीजिएगा, तब आप ताकतवर ही बन सकते हैं, तभी आप ताकतवर बन सकते हैं। इसलिए डरना नहीं है एग्जाम में। इसलिए तो बताया कि जैसे पैसेज को मैंने सॉल्व करके दिखाया, जैसे ही आप 15 नंबर का पैसेज सॉल्व करेंगे एग्जाम में और आपका ठीक ठीक जाएगा इंशाल्लाह, मैं दुआ भी करूंगा नहीं हमारे सभी साथी को, क्योंकि हम उर्दू वाले हैं, तो हमारा और आपका एक दूसरे के ऊपर हक बनता है, और हम पूरी तरीके से तहे दिल से हम दुआ दे रहे हैं आपको नहीं कि अल्लाह ताला हमारे हर साथी को, जो भी जुड़े हुए मित्र है, जो भी साथी है, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे और सब अच्छी जगह पर जाकर कामयाब हो जाए। हमारे समाज में आज भी जो हम लोग है उर्दू के एतबार से भी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो मेरी दिल नहीं तहे दिल से ये दुआ है कि इंशाल्लाह जो लोग भी हमारी बातों को, जो साथी भी सुन रहे हैं और जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को जल्द अज जल्द कामयाब कर दे और इस बार सीटेट में आपको कामयाब ही कर दे। मेरी दुआ है, इंशाल्लाह मैं कोशिश भी करूंगा, क्योंकि जो लोग भी मुझसे जुड़कर इल्म हासिल कर रहे हैं, फ़ायदा कर रहे हैं, उनका मेरे ऊपर भी हक बनता है। और मैं आपसे भी दुआ के लिए कहूँगा कि मेरी सेहत के लिए भी दुआ करते रहिएगा, ताकि मैं जितना मजबूत होऊंगा उतना पढ़ा पाऊँगा। अभी एग्ज़ाम बाकी है और बहुत ऐसा क्लास जो है ज़बरदस्त अंदाजे से लेना है। अल्लाह आप लोग की भी सेहत को सही कर दे और मेरी सेहत को भी सही कर दे। चलिए, तो अब हम हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लिए थे, नहीं पूरी एनर्जी अल्लाह का शुक्र है वापस आ गई। थोड़ा सा ब्रेक लिया था, थोड़ा मैं पानी भी पीना चाहता था, वो भी हो गई, और आप लोग का कमेंट भी पढ़ लिया। हमारी शुरू से ही यह ख्वाहिश रही है और कि हर साथी कामयाब हो, जो भी उर्दू वाले हैं, जहाँ है तहीं है नहीं, बहुत पीछे हैं अपने समाज में हम लोग, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और कुछ कर गुजरने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग के वालिद वालिदैन इस उम्मीद से हैं कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे होंगे। और याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज़ जो रखी हुई है वो आपको मेहनत के ऊपर रखी हुई है, तो आप मेहनत कीजिए। और जो साथी ने कमेंट किया था कि हमको थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए उनको मैंने चाहा था नहीं थोड़ा सा उनको मोटिवेट भी कर दूं, घबराना बिल्कुल नहीं है इंशाल्लाह। अभी भी मैंने शायरी भी आपको पढ़ भी दिया था और बता भी दिया कि मुसलसल कोशिशों से बदल जाती हैं तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं कभी मंजिल नहीं। एक बहुत अच्छा प्यारा सा पोयम है कि किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, अगर तुमने रख दी ताक में किताब तो कल दोगे क्या इम्तिहान में जवाब नहीं। तो शायर ने जो ये शेर कहा है कि किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, अगर रख दी तुमने ताक में किताब तो कल दोगे क्या इम्तिहान में जवाब। न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, अगर परे पानी पत्थर पर मुत्तसिल, अगर परे पानी पत्थर पर मुत्तसिल तो घिस जाए पत्थर की सिल। यानी आप देखिएगा झरना वगैरह पर जो पानी गिरता है पत्थर के ऊपर, तो देखिएगा पानी को गिरते 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 उस पत्थर जैसा सख्त चीज के ऊपर भी क्या हो जाता है कि एक निशान और एक दाग बन जाता है, जबकि पानी क्या है, बहुत नाजुक और बहुत मुलायम है। तो आप भी अगर मेहनत कीजिएगा, अनथक मेहनत, लास्ट कोशिश, पूरी दम ताकत लगा दीजिएगा, तो कामयाबी तो आपको खुद कदम चूमेगी नहीं। आपने मेहंदी नहीं देखा सिलौट पर पहले ज़माने में, उसको जितना पीस कर लगाया जाता था उतना ही मेहंदी के अंदर निखार आता है। अब जितना कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलनी है। कोशिश करें और इंसान कामयाब ना हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अल्लाह ताला किसी भी मेहनत को, किसी के मेहनत को अल्लाह ज़ाय नहीं करते हैं।
मैंने एक चोर की मिसाल दी थी कि उसको भी क्या मिल जाती है, कामयाबी मिल ही जाती है। चलिए, तो अब हम आपका जो पैडागोजी की क्लास है ये 15 नहीं, बगैर किसी समय को नहीं ज़ाय किए हुए हम शुरू करते हैं। जी, अब कोशिश कीजिएगा कि सभी साथी इस चीज़ का जवाब दें पैडागोजी के अंदर। अगर आपको इस को आपने जवाब दे दिया और चीज़ों को आसान तरीके से समझ गए तो आपके लिए बहुत ही चीज़ क्या हो जाएगी और आसान हो जाएगी। जैसा आप पैसेज के अंदर अपने आप को मजबूती के साथ थामे हुए थे और जवाब दे रहे थे, इसी तरह आप लोग पैडागोजी के अंदर भी पूरी कोशिश को जारी रखिए सभी साथी। पहला सवाल है कि जबान की आमोजिश बोलते हैं अधिगम को। आमोजिश किसको बोलते हैं? अधिगम को। आमोजिश अधिगम को बोलते हैं। तो जबान के आमोजिश के बारे में दर्जा झैल में से कौन सा दुरुस्त है? दुरुस्त का माना होता है सही, यानी कौन चीज क्या है? सही है। दुरुस्त का क्या माना होता है? सही, यानी कौन चीज क्या है? दुरुस्त है, सही है। पहला है जबान की आमोजिश सिर्फ दरसी किताबों के पढ़ने से होती है। दूसरा है प्रिंट से मालामाल माहौल में जबान की आमोजिश तेजी से होती है। तीसरा है साइंसी और रियाजी आमोजिश के लिए। साइंसी आपको साइंस है, रियाजी को आप हिसाब कर सकते हैं, जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, इल्मे उसको रियाजी भी बोलते हैं, के लिए जबान सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा है जबान की आमोजिश गैर शऊरी तौर पर होती है। जी, सभी साथी इस सवाल का जवाब दें और तेजी से दें। सवाल नंबर 106 है। जी, सभी साथी जवाब दें। जी, देखिए, जबान की आमोजिश सिर्फ दरसी किताबों के पढ़ने से होती है। देखिए, सिर्फ दरसी किताबों को पढ़ने से होती है। देखिए, पैडागोजी को सॉल्व करने का मेरा जो अपना तरीका है, पहले ऑप्शन को कम कीजिए। ऑप्शन जितना कम होगा आपको जवाब देने में उतनी आसानी होगी, इसलिए उसका कम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 4 ऑप्शन में आपका जहन कभी उस तरफ करीब जाएगा, कभी उस तरफ करीब जाएगा, कभी लगेगा ये आंसर सही है, कभी लगेगा ये है, कभी लगेगा वो वाला सही है, कभी ये वाला। ऑप्शन कम कीजिएगा तो चीज़ों की तरफ बड़ी आसानी से आप चले जाइएगा। तो अब देखिए, सिर्फ दरसी किताबों से, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को सीख रहा है तो सिर्फ सिलेबस की ही किताब से सीख रहा है, ये तो सही है ही नहीं पैडागोजी के हिसाब से। तो इसको आप कट कर दीजिए, ऑप्शन को कम कर लिए। दूसरा देखिए, प्रिंट से मालामाल माहौल में जबान की आमोजिश होती है। जैसे आपको जैसा माहौल होगा उस तरीके से जबान को क्या है अच्छे तरीके से सीख पाइएगा। ये आपको करीब करीब आंसर लग रहा है। साइंसी और रियाजी के आमोजिश के लिए जबान सीखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी आप जो है रियाजी या मैथमेटिक्स इसके लिए जबान की सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं। वो भी किसी न किसी तरीके से ही लिखा होगा। लैंग्वेज में पढ़ने के लिए साइंस या दूसरी चीज़ों का ज़रूरी, कभी हिंदी मीडियम कभी इंग्लिश मीडियम में देखिए कि सारे मैथ के फार्मूले और चीज़ें होती थी, ये दोनों नहीं होगा। अब बच गया कि ज़बान की आमोजिश गैर शऊरी तौर पर होती है। शूर का मतलब होता है अक्लमंद, और गैर का मतलब होता है बगैर किसी सोचे समझे हुए। तो ये होता है बगैर सोचे समझे हुए, ये आपका मादरी जमन यानी मदर टोंग जो है आपका उसमें हो सकता है, लेकिन अधिगम आपका सेकेंड लैंग्वेज हो गया। यानी आप याद रखिए ज़बान से मुतालिक, हालांकि हम इस पर डिस्कस बहुत अपने एप्लीकेशन पर पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम समझा देते हैं। ज़बान जो है आपका एक मादरी है, मादरी
और दूसरी जो जबान है आपका जो दूसरी जबान है वो मेयारी, क्या है, मेयारी, एक मादरी। और इसी दूसरे जबान को हम हदफे जबान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हदफे जबान भी बोलते हैं। बस आप मेरा साथ देते रहिए, हम हर चीज को एकदम तोड़ के बताएंगे और एग्जाम में किस किस तरीके से पूछा जा सकता है उस तरीके को भी इंशाल्लाह यहां पर डिटेल में समझाएंगे और उसको बताएंगे। अब देखिए, एक मादरी जबान होती है, एक मादरी जबान होती है जिसको इंसान बगैर सोचे समझे हुए भी ऑटोमेटिक बोल सकता है। नहीं, आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सब का अपना अपना नजरिया है। नहीं कि जन्मजात से ही बच्चे के अंदर बहुत सारी सीखने की है। तो जो मादरी जबान होता है उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, गैर शूरी तौर पर भी अगर उसको बगैर समझे हुए भी इंसान बोल सकता है, क्योंकि बचपन से मादरी जबान बोलते हुए आता है। दूसरा है आपका मेयारी जबान, इसको हम हदफे जबान भी बोलते हैं। एग्जाम में मेयारी या हदफे जबान दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन आ जा सकता है। तो यहाँ अधिगम जो सीखने की बात कही जा रही है, आमोजी इसका मतलब होता है अधिगम। तो बताया गया कि वो इसको जब दूसरी जबान को समझना होगा तो वो शूरी तौर पर ही समझना होगा। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, आपका बच गया ये। अब इसमें आप समझिए पेडागोजी को हम एकदम आसान तरीका बताते हैं। या तो आपको कोई ऐसा मिल जाएगा कि ये राइट आंसर है, तो कभी भी आप गलती नहीं कीजिएगा, उसको चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। कभी कभी होता है, यही तो सीटेट में खेला है, समझना है कि इसमें अक्सर ऑप्शन सेम लगते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट आंसर होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है, वही आपका राइट आंसर बनता है। तो इसके हल करने का तरीका है, ऑप्शन को कम कर दीजिए। कम करने के बाद जब 2 बचेगा तो उसको सॉल्व करना आसान है। तो जहां पर आप कंफर्म है, पढ़कर गए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन को पढ़िए, वहां कमजोर हो जाए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जहां पर आपको नहीं ऑप्शन समझ में आ रहा है, तो वहां पर निगेटिव काटिएगा तो इंशाल्लाह पॉजिटिव की तरफ ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। यहां पर देखिए, पहले मैंने 2 ऑप्शन को काटा, ऐसे ही हटा दिया, फिर गैर शऊरी लफ्ज के जरिया देखा कि नहीं ये भी मैच नहीं करने वाला है। यहाँ पर सिर्फ के जरिया, सिलेबस के जरिया, देखिए ये सब निगेटिव वर्ड सब है, जैसे मैंने बता दिया। इल्म हिसाब और रियाजी के लिए अमोजिस की जरूरत नहीं। तो इन सब चीज़ों के जरिए हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। और यह है कि प्रिंट माहौल में ज़बान की आमोजिश तेज़ी से होती है जी। जैसा माहौल होगा, जैसे एक मिसाल के तौर पर एक आदमी जाहिल भी है, अगर वो दूसरी ज़बान इंग्लिश सीखना चाहता है, वो चला गया अमेरिका के अंदर, अब वहाँ के माहौल में, वातावरण में रहेगा, तो वहाँ पर प्लीज़ गिव मी पेन या इस तरह का इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, ये चीज़ें उसको क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और चीज़ों को हल कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे ये जो मैंने पेडागोजी आपको समझाया, पहला जो क्वेश्चन, ये आपको कैसा रहा। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे मित्र साथी को सही तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होगी, जैसा कि मैंने आपको दिली दुआ भी दिया कि इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझसे पढ़ा हुआ हर एक हमारे मित्र जो भी साथी है, जो भी जुड़े हुए, वो कामयाब हो। तो कैसा लगा एक बार कमेंट में कमेंट कीजिएगा या मैसेज करके जवाब दीजिए, क्योंकि आगे हम इसी आधारित पर, इसी तरीके से पूरा पेडागोजी को इंशाल्लाह समझाने वाले हैं। ज़बरदस्त सर, जज़ाकल्लाह, बहुत माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब मैं आप इसीलिए मैंने कहा कि आप मेरा साथ देते रहिए और इंशाल्लाह मैं आपका साथ देते चलता हूँ। दोनों आदमी की साथ रहेगी तो कामयाबी की। आप भी कुछ रिप्लाई, कुछ कमेंट करते रहिएगा, अच्छा, और मुझे भी अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह मैं भी साथ दूंगा। और क्या होता है कि उसके बाद और मेरा इंशाल्लाह समझाने का तरीका हम और भी आसानी इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको समझ में आए। जज़ाकल्लाह, बहुत समझ में आया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 107 है, 107। क्वेश्चन नंबर 107 में है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जज़ाकल्लाह जिन्होंने लिखा है, जवाब दिया है, थैंक यू, शुक्रिया। अगला क्वेश्चन 107 में है कि चिल्लाना और कोकना और तुतलाना वगैरह ये सब जबान के
फरोग के डैश मराहिल की मिसालें हैं। डैश का मतलब होता है खाली जगह, यानी इसमें कौन सा आंसर सेट होने वाला है। ये पेडागोजी का नहीं 107 है, ये दूसरा सवाल है। लेसानियाती माकबले लेसानियाती इजहारी हवाला जाती। जी सभी साथी इसका जवाब दीजिएगा जी जल्दी से, तो क्या आप जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर हम देंगे। जी बी जवाब दिया है, बाद साथी ने सी भी जवाब दिया है। बहुत अच्छा। देखिए अब चारों ऑप्शन को हम तोड़कर पहले समझा देते हैं। इसमें मुझे लगता है कि कुछ हार्ड वर्ड का इस्तेमाल है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए लिसान का मतलब होता है जबान, और उसी से बना हुआ है लेसानी। लेसान से ही क्या बना हुआ है, लेसानी जबान। माकबल का मतलब होता है, एक माबाद होता है और एक माकबल होता है, ये दो चीजें होती हैं, इसको याद रखिएगा सभी साथी। आपको इस तरह होगा तो इंशाल्लाह कामयाबी में भी मिलेगी। एक होता है माकबल, एक होता है माबाद। इसको अगर आसान लफ्जों में माकबल यानी किसी चीज से पहले, किसी चीज से पहले को माकबल कहते हैं। किसी चीज के बाद, किसी चीज के क्या है बाद को क्या कहते हैं, माँ बाद कहते हैं। इसको आपने समझ लिया। अब माकबल हो गया इजहारी, यानी इजहार यानी किसी चीज को इजहार करना यानी जाहिर करना। और यहां पर हो जाता है हवाला जाती। हवाला जाती बोलते हैं कि किसी किताब के जरिया हवाला पेश करना यानी प्रूफ देना, या किसी वाक़े वगैरह से उस बात को क्या कर देना, प्रूफ कर देना, इसको क्या बोलते हैं, हवाले जाती बोलते हैं। अब चारों ऑप्शन को हमने तोड़ दिया, आपको अच्छे तरीके से समझा दिया सभी साथी को। अब समझिए यहाँ पर जो होगा चिल्लाना और को करना होना या तुतलाना वगैरह या माँ कबल होगा, ये आंसर इसका होगा और आंसर 2 राइट होगा। बाद साथी ने बी जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब था उनका। इस वजह से होगा कि शुरू में चिल्लाना या तुतलाना, बच्चा पहले तुतलाता है दद्दा मम्मा, एक गोइंग मरहला, बबलिंग मरहला इसको बोलते हैं पैडागोजी में, कि 6 महीना से पहले या इस तरह का पूरा एक टॉपिक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, इसलिए आपका जो जवाब होगा वो राइट आंसर आपका जो है 2 होगा और यही सही होगा। क्योंकि आदमी जो किसी भी चीज़ को सीखता है तो उससे पहले तुतलाता ही, ये बोलता है। तो माकबल यानी ज़बान से ये सीखने का ही मरहला होता है, पहले का मरहला होता है। जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। जफर अपने क्लास में हमजोलियो बोलते हैं, जो क्लास फेलो है साथी है उसका हमजोलियो बोलते हैं, उसको बोलते हैं। हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके उस्ताद आवाज देते हैं तो वो अंग्रेजी में जवाब देता है। यह किसकी मिसाल है, यानी हिंदी में अपने दोस्त से बात कर रहा है, उसकी जो मदर टंग है उसमें बात कर रहा है, ये जैसे ही टीचर कुछ पूछ दिए तो वो इंग्लिश में जवाब देता है। बताता है कि इसको क्या कहते हैं, कोड मिलाने, बोलियों की, समाजी लिसानियात की, कोड बदलने की। जी
सभी साथी इसका जवाब बताइएगा, क्या इसका सही जवाब होगा। जी जल्दी से सभी साथी जवाब दें। सर जी 108 का 4 जवाब दिया है। कोड बदलने की, जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही आपने समझा, कोड बदलने की। अब देखिए, अपने दोस्त से हिंदी में बात कर रहे हैं, अब फिर वो उस्ताद के कहने पर इंग्लिश में बात कर, तो अपना तरीका यानी एक तरीके का क्या कर दिया, कोड ही को बदल दिया है। यहाँ पर कोड मिलाने की बात है ही नहीं, बोली ऐसा कोई बात चल नहीं रही है, समाज के करीब कोई ऐसी बात नहीं हुई है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ये सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा टाइप हो गया है कि ये सेकेंड चीज है, ये इसको सेकेंड में रखिएगा और ये फर्स्ट है, और टाइपिंग में ये चीज़ें एक ही साथ टाइप हो गई है। और यहाँ से 1 इसको मान लीजिए, ठीक है, और इसको सेकेंड मान लीजिए यहाँ तक। यहाँ पर वायुगोत्स्की दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक वायुगोत्स्की से नहीं है। नहीं का मतलब हो गया निगेटिव में पूछा गया है कि नहीं है। पहला है समाजी तामुल, दूसरा है ताउन, यानी ताउन का माना होता है मदद, एक तरीके से ताउन मतलब होता है क्या हो जाता है, मदद हो जाता है। मरकजी पेशर रफ्त का खित्ता, जबान के हुसूल के आले कार जी, इसका सही जवाब क्या होगा, सभी साथी जल्दी जवाब दें तेजी से। जी सभी साथी जल्दी से जवाब दें। यहाँ पर जो है वायुगुत्स्की का समाजी ताल्लुकात से इनका रुझान भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हर जगह ताउन मदद की बात नहीं कही जा रही। अब ऑप्शन बचा 2, कम कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर जो जवाब होगा आपको वो 4 वाला होगा, जबान के हुसूल के आलय का, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो वायुगुत्स्की का जो नज़रिया है वो जबान के हुसूल के तरफ जाता है, यानी इनका जो नज़रिया हो गया कि ज़बान के हुसूल के आलयकार पेश करदा, ज़बान के हुसूल का आलय का ताल्लुक वायुगुत्स्की के समाजी सकाफती हुसूल से क्या करता है, नहीं है, नहीं है ये। तो ये करीब करीब ऐसा लग रहा था, लेकिन ये है कि इनके ज़बान की जो चीज़ें हुसूल का मतलब होता है हासिल होना, ये ताल्लुक क्या है, नहीं है, क्योंकि नहीं से पूछा गया है तो नहीं ही जवाब होगा। इसका सही जवाब वही 4 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। हर निसाब में आमोजिश का मतलब हो गया अधिगम। आमोजिश का क्या मानी होता है, अधिगम। तो हर निसाब में आमोजिश मा हसल, यानी जो कुछ हासिल की बात होती है उसका मतलब है निसाबी किताब के मवाद को मलहूज रखना, यानी बचाकर आमोजगारों के किरदार में तब्दीली, तमाम असबाब को मुकम्मल करना, उस्ताद के तरीक़े तदरीस में तब्दीली। जी सही जवाब क्या होगा, सभी साथी इसका जवाब दें।
जी देखिए यहाँ पर जो है हम बताएं कि ऑप्शन को कम कीजिएगा तो आसान होगा। निसाबी किताब के मवाद को मलहूज रखना, यानी किसी भी चीज़ को जवान को हासिल कर रहे हैं तो यह महफूज रखने की बात नहीं है। उस्ताद के तरीक़े तदरीस में तब्दीली, यानी उस्ताद को पढ़ाने के तरीक़े में सिखाने के लिए उस्ताद को भाई क्यों बदला जाएगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए कि तमाम असबाब को मुकम्मल करना। इसको भी समझिए कि किसी भी चीज़ को सीखने का यह हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि टोटल सवाल को आप मुकम्मल कीजिएगा। ये बिल्कुल सही इसका आंसर होगा भी नहीं, बल्कि ये आंसर आप राइट आपका 2 होगा। आमोजगार है जो मार्गदर्शक के किरदार में तब्दीली, यानी उनके अंदर मौका ब मौका बच्चों को देख कर नहीं। यहाँ पर जो सवाल किया गया है कि जो उसके सिखाने का तरीका होगा, जो हम मार्गदर्शक होगा, उस्ताद होंगे, वो बच्चे को देख कर कि हो सकता है कोई बहुत चालाक है, एक ही बार में समझ पा रहा है, कोई 2 बार में समझ रहा है, कोई 3 दफ़ा में समझ रहा है, नहीं कोई 4 बार में समझ रहा है। तो उस्ताद के किरदार में जो उनके पढ़ाने का तरीका होगा उसमें क्या है, कुछ तब्दीली के ज़रिए होगा। ये राइट आंसर होगा। एक 111 में सवाल है कि बात करने के लिए मोबाइल फोन में किसी का नंबर तलाश करना डैश की मिसाल है, यानी ये खाली जगह है, नहीं यहाँ पर फिल करना है, खाली जगह है। किसकी मिसाल है? गैर मुताला, सर्वे, नजर सानी, सरसरी मुताला। हम चारों ऑप्शन को तोड़कर बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, आपको जवाब देने में भी आसानी होगी। पहले ऑप्शन कम करना होगा। देखिए सरसरी मुताला बोलते हैं किसी चीज को देखकर, यानी एक बार ऐसे ऐसे, जैसे एक मान लीजिए ये बुक है और इस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो हम एक एक बार ऐसे ऐसे देखते हैं। जैसे अखबार के पढ़ने का तरीका देखिएगा, जो अखबार को पढ़ना जानते हो देखिएगा कि एक बार से हाँ फलाना की खबर, फलाना जगह ये हादसा हुआ, फलाना गाड़ी पलट गई, ये वो, हाँ मैंने देखा, मेरा सीतामढ़ी ज़िला से है मिसाल के तौर पर, तो हमको वहाँ के बारे में पढ़ना है। अब ये कि सरसरी में हेडिंग को देख लेना, तो सरसरी होता है यहाँ बताया कि बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन में किसी का नंबर तलाश करना है, यानी उसको ढूंढना है उसके नंबर को। तो कॉन्टेक्ट में जाकर आप सरसरी तरीके से एक बार देख के थोड़ा भी ढूंढ लीजिएगा, तो ये नहीं होगा। नजर सानी कहते हैं कि फिर से उसको चेक करना, तो ये भी मतलब नहीं है। और ऑप्शन 2 हो गया। अब गैर है और सर्वे, यानी किसी भी चीज़ को जायज़ा लेना बार बार, तो ये नहीं होता है। फ़ोन में ये होता है कि भी किसी भी चीज़ को एक बार जब उसको कॉन्टेक्ट नंबर मोबाइल के अंदर जब ढूंढिएगा, तलाश कीजिएगा, तो बिल्कुल गौर से एक ही बार में जाकर नहीं लिस्ट में ढूंढना पड़ता है। हाँ 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 ये से मतलब ये आफ्ताब, जैसे मेरा नाम हुआ आफ्ताब सर हुआ, तो कोई आफ्ताब सर के नाम से सेव किया, तो एक ही बार बारीकी से ढूंढेगा। और तो गैर मुताला ही कहते हैं, नहीं जो बहुत खूब कोशिश के साथ, अनथक कोशिश के साथ जो चीज़ें ढूंढी जाए उसे हम क्या कहते हैं? गैर मुताला कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैर मुताला। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। बच्चों को नए अल्फाज के मानी बताने के बजाय सयाक में नए अल्फाज की वजाहत करना अक्सर बच्चों को तजब्जब में डाल देता है, अल्फाज की बेहतर समझ में मुआविन होता है, रटने को फरोग देता है, वक्त को ज़िया का सबब बनता है। आप निगेटिव इसमें छांट दीजिए, खुद पॉजिटिव की तरफ चले जाइए। सभी साथी इसका जवाब देंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जी सभी साथी इसका जवाब दें। देखिए वक्त को ज़िया का सबब बनता है, यानी बच्चों को नए अल्फाज यानी सिखाना है, और मानी बताने के बजाय सियाक में नए अल्फाज की वजाहत की। सियाक बोलते हैं यानी उसको उनको कुछ हिंट दीजिए उस तरीके से ताकि उनको समझ में आवे।
तो वक्त के ज़ाय की बात यहाँ की नहीं जाती है, ये आपको पता है, ये ऑप्शन कट जाएगा। रटने रटाने की बात जो है पेडागोजी में आप पढ़ चुके हुए हैं कि इस तरह की बात करनी ही नहीं है, रटने रटाने वाली बात, तो ये भी हट जाएगा। अब है अक्सर अल्फाज की बेहतरीन समझ में मुआविन यानी मददगार, अक्सर बच्चों की तजब्जुब यानी बच्चों को शक में डाल देना, तो ये सही नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर होगा कि बच्चों को कुछ हिंट दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर नहीं कि बेटा जल 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 का मानी बताओ क्या होता है, जल जल, अब उस तरह का कुछ हिंट, अरे तुम अपनी जिंदगी में उसके बगैर रह नहीं सकते हो, दो तीन ही चीज है जिसमें हवा भी है, ग़िज़ा भी है, पानी भी है, अब इस तरह का हिंट कर दिया, बच्चा फौरन उसका दिमाग गया कि अरे ये तो जल का माना क्या होगा, पानी होगा। तो यह क्या किया कि अल्फाज को थोड़ा हिंट दिए और बच्चों से ही वो लफ्ज़ को क्या कर लिए, मीनिंग को निकलवा लिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये होगा कि अल्फाज की बेहतरीन समझ में मुआविन होती है, यानी मुआविन का मतलब होता है मदद के तरीके से होता है, यानी बच्चे के अंदर आप ऐसे हौसले को पैदा कीजिए और ऐसा हिंट दीजिए कि आपके मानी लिखाने और समझाने के बजाय वो है कि वो खुद ही उस चीज़ को समझ ले। अब बच्चा जब करके सीखेगा तो बहुत तेजी से तरक्की से सीखेगा उस चीज़ को। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में है कि ऐसी तहरीर, तहरीर क्या माना होता है, लिखावट। जैसा कि हमने बताया क्या कि इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ को तोड़कर ही हम बताएंगे अच्छे तरीके से। तहरीर का मतलब होता है लिखावट। क्या होता है, लिखावट, तहरीर, जिसमें मुसन्निफ, मुसन्निफ बोलते हैं राइटर को, खुद को अक्सर, और ये बीच में जुमला मुतरज़ा होता है कि कभी भी देखिएगा आप इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आपको अपने बारे में पूछा गया तो आप अपना पूरा डिटेल दे के आप फिर बताते कि मैं फलां साहब का लड़का हूँ। इसको उर्दू में हम जुमला मुतरज़ा बोलते हैं। तो बीच में थोड़ा सा एक ही तरीके से हिंट ही टाइप का होता है कि ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ खुद को अक्सर, कभी कभी नहीं भी, एक किरदार के तौर पर पेश करता है और कहानी बयान करता है, उसे क्या कहते हैं? तशरीही, तरगीबी, तौज़ीही, बयानिया। जी सभी साथी इसका जवाब दे, इसका सही आंसर क्या होगा? तरगीबी बोलते हैं, ऑप्शन को हम कोशिश करते हैं हल करें। तरगीबी बोलते हैं चीज़ों को तवज्जो दिलाना किसी की तरफ, क्या करना, किसी बात की तरफ तवज्जो दिलाना। यहाँ राइटर कर रहा है खुद का एक किरदार के बारे में, तो यहाँ पर तवज्जो दिलाना छोटा बच्चा का मकसद होगा नहीं। तौज़ीही मतलब किसी भी चीज़ का एक तरीके से मतलब बयान कर देना, उसी को तशरीही भी बोलते हैं, जैसे शेर वगैरह में होता है किसी मतलब को एक्सप्लेन करना। देखिए बयानिया होता है, बयानिया में क्या होता है कि उसके अंदर मुसन्निफ कोई अपनी बात को रखता है, बयान करता है, कोई राइटर नहीं। देखते कोई साहब होकर तकरीर कहते कि बयान कीजिए, कि बयान की यानी तकरीर बयान कीजिए जो कुछ आपने समझा है या आपके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बयानिया होगा, यानी आंसर 4 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। जी 114 में है कि आप अपने क्लास के तलबा, तलबा तालिब की जमा तलबा भी आती है, स्टूडेंट मुराद है यहाँ, शागिर्द। आप क्या कर सकते हैं, शागिर्द भी इसको कह सकते हैं और समझ सकते हैं। शागिर्द, तलबा, शागिर्द, यहाँ पर शागिर्द आप मुराद ले सकते हैं। शागिर्द नहीं, कहा कि तलबा की ज्यादा से ज्यादा शराकत, यानी जो उसका जो शिरकत करना है को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो उसके मकसद, यानी उसका जो मकसद है, मेन एम, उसका जो गोल है, उसूल के लिए आप दर्जा झैल में से किस तरीक़े अमल को अपनाएंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि आप अपने क्लास के तलबा यानी स्टूडेंट जो आपके क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको यकीनी बनाना, यानी उसको शिरकत भी कराना क्लास में, उसको भरोसा भी दिलाना है। तो इसमें से उसका जो मकसद है हासिल करने का,
तो आप किस मकसद को, बहस मुबाहसा, मज़ाहिरा, मिसाली खानदगी, क़िराअत। जी, सभी साथी बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए हम ऑप्शन को तोड़ रहे हैं। क़िराअत का मतलब होता है पढ़ना, तो यहाँ पर पढ़ने की कोई बात कहीं नहीं गई है, इस बात को आप समझिए। खानदगी का भी माना होता है पढ़ना, फारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में है खानदान मस्दर नहीं, लेकिन फारसी का शब्द उर्दू में इस्तेमाल है पढ़ना, तो ये भी आपका होगा नहीं, तो आंसर कम हो गया। अब बचे दो। हम बताए थे कि ऑप्शन को कम कीजिएगा तो सही आंसर की तरफ पहुंच जाइएगा तेजी से। मुजाहिरा बोलते हैं किसी भी चीज़ को मतलब जाहिर कर देना एक तरीके से। अगर क्लास में यकीनी बनाना चाहते हैं और बच्चों के अंदर बुलंद हौसला पैदा करना चाहते हैं तो ज़रूरत पड़ेगी बहसो मुबासा, यानी टीचर ग्रुप बनाकर कुछ ऐसा दे दीजिए कि जिसके ऊपर बच्चे डिस्कस करें कि चलो इस किताब के चित्र को देखो और बताओ कि ये किसका फोटो है। इस तरह करके बच्चे के हवाले कर दिए और ग्रुप बना दिए क्लास में। चलो 4 ग्रुप है, ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, बना दिया इस तरीके से। अब पूछा जा रहा है कि अब तुम ये बताओ कि तुम लोग कहाँ तक पहुंचे, तो बच्चे क्या करेंगे, पूरे तरीके से शिरकत करेंगे। अरे सर ग्रुप ए भी बना दिए, बी बना दिए, हमको जीतना है, हमको जीतना है, पहले हमको मार्क्स लानी है नहीं। और उस पर जो है टीचर को कह दिया कि चलो आज हम तुमको डेयरी मिल्क या कुछ इनाम देते हैं। बच्चा क्या होगा, पूरी तरीके से बहस का मतलब कि आपस में डिस्कस करेगा। कहेगा अरे गांधी जी का फोटो है, कहेगा नहीं रे चाचा नेहरू का फोटो है। यानी जिसको जो चीज़ें आएगी उसी में से कोई बच्चा होगा जो ऐसा प्रूफ दे देगा जो सबको समझ में आएगा। कहेगा सर हम लोग कन्फर्म है, तो ग्रुप ए जवाब दो, ग्रुप बी जवाब दो, सी दो। उसमें से जो जवाब देंगे टीचर जो है उसको क्या शाबाशी देंगे कि बढ़िया ग्रुप बताया तुम लोग, नहीं इसके लिए ताली बजा दो। इसीलिए होता है बहसो मुबासा, उसी को हम उर्दू में बहसो मुबासा कहेंगे। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो 114 का जो होगा वो 1 होगा। चलिए अब हम अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 115 की तरफ। एक 115 में है कि एक सामे, अब देखिए सामे हार्ड वर्ड है, हम पहले ही बताए थे, इंशाल्लाह जहां तक होगा हम उसको आसान करेंगे। सामे बोलते हैं सुनने, यहां पर सुनने है कि एक सामे यानी ये जो सुनने वाला है, तो सुनने के दौरान मखसूस तफासिल को सुनता है और लफ्ज़ों के माखज व तरबियती पैटर्न को पहुंच चाहता है। सुनने के इस अमल को क्या कहते हैं। मखसूस का मानी हो गया खास, चलिए जो हार्ड वर्ड है हम उसको आसान कर देते हैं। मखसूस का मानी होता है खास। तफासिल का मतलब होता है नहीं किसी बात को नहीं खूब अच्छे ढंग से बयान करना, या बात या किसी भी चीज को तफसील कहते खोलकर बयान करना। माखज का मतलब होता है किसी भी चीज का हासिल करना, यानी किसी चीज को जब लिया जाता है एक तरीके से। पैटर्न का मतलब हो गया तरीका, इंग्लिश शब्द है जो तरीका हो। देखिए जितना हार्ड वर्ड है, हम शुरू में भी बोले थे कि हमारे पढ़ाने का ये अंदाज है। अब जितना हार्ड वर्ड है सब आपको मैंने तोड़कर बता दिया। और ऑप्शन के अंदर भी चलते, नीचे से ऊपर का मरहला, ऊपर से नीचे का मरहला, इस्तेम्बाती अमल, खित्ती अमल। इस्तेम्बाती मतलब किसी चीज को हासिल करना, खित्ती खत से बना हुआ लिखा हुआ। जी सभी साथी इसका जवाब देंगे कि किसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 115 का जी, इसके अंदर जो बताया गया है मरहला को, यह बताया गया है, इसका जो जवाब होगा पहले हम बता देते हैं, इसका 1 होगा, नीचे से ऊपर का मरहला। क्योंकि सामे क्या करता है, जो सुनने वाला है पहले वो सुनता है किसी भी चीज़ को, तभी वो बयान कर सकता है किसी भी चीज़ को। जब वो सुनेगा नहीं, नॉलेज हासिल करेगा नहीं, तो वो बात को, वो चीज़ों को कैसे ढंग से बयान करेगा। इसलिए ये जो मरहला होगा
आपको नीचे से ऊपर का मरहला होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ सामे वाला क्वेश्चन के अंदर लफ्ज भी इस्तेमाल है, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो 1 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। एक 116 में है कि दर्जा झैल में से, अभी बताया था दर्जा झैल, अभी बताया था इससे पहले मंदर्जा झैल, दर्जा झैल। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आ गया। ये सब क्वेश्चन बनाने का पैटर्न और तरीका होता है, इससे आप बिल्कुल घबराए नहीं। दर्जा झैल यानी जो नीचे दिया गया है में से कौन सा पढ़ने के लिए दौरान की सरगर्मी है, यानी कौन ऐसा चीज है जो पढ़ने से मुतालिक अच्छे तरीके से ली गई है। आमोजगार कहानी के वाकयात को पेश गोई के लिए बहसो मुबाहसा, यानी वाकयात वाकया की जमा है, यानी कहानी वगैरह को सुनाना और बहसो मुबाहसा करना। आमोजगार जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। तीसरा हो गया, आमोजगार शायर के सवानही तफासिल को बात को बयान करते हैं, यानी जो सिखाने वाले हैं इस शायरी को। चौथा में है कि उस्ताद नए अल्फाज के मानी पूछता है और उनके अल्फाज की मदद से जुमले बनाने के लिए कहता है। जी सभी साथी इसका जवाब दे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 2 3 4। अब यहां पर ऑप्शन को कम किया जाए तो आपके लिए आसानी होगा। देखिए यहाँ उस्ताद नए अल्फाज के मानी पूछता है और उनके अल्फाज की मदद से जुमले बनाता है, तो उस्ताद के लिए चीज़ें ज़रूरत है नहीं, तो ये हट जाएगा ऐसे ही। ऊपर की तरफ चलिएगा, आमोजगार कहानी वगैरह, तो यहाँ पर कहानी वगैरह की कोई बात नहीं कही जा रही, तो इस ऑप्शन को भी कम कर दीजिए और कम हो गया। आमोजगार जोड़ों में काम करने का, ये थोड़ा करीब करीब लग रहा है, इसको ऐसे उठाइए। आमोजगार, देखिए यहाँ पर शायरी वगैरह की भी कोई बात नहीं कही जा रही, इसको भी कम कर दीजिए। अब बचा आपका 2। हमने बताया था कि जहां पर पैडागोजी में आप फंस जाइए, लगे कि आपको तो निगेटिव काटिएगा, जो बच जाएगा लास्ट में वही आपका राइट आंसर होगा। इसको हम थोड़ा डिफाइन करके अच्छे तरीके से बता भी देते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, झैल में से कौन सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है, यानी कौन ऐसा बेहतर बताया जाता है पढ़ने के दौरान पूरा सरगर्मी, यानी पूरे तरीके से लिया जाता है। तो आमोजगार जो सिखाने वाला है जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं, यानी किसी भी चीज़ को अगर आपस में बैठा दिया जाए और एक दूसरे के लिए मदद के, तुम इसमें से छाटो, तुम गांधी जी की ज़िंदगी के बारे में बताओ, तुम उनके जब पढ़ाई लिखाई करके आए तब बताना, फिर उसके बाद का बताना, फिर उसके बाद का बताना नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, जोड़ों में काम करने से एक दूसरे के लिए पढ़ाना, यही क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 में है, किसी क्लास में आप एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, उसके बजाय उन्हें एक मुख्तसर मतन देते हैं। मतन, एक मतन होता है, इसको समझिए आसान तरीके से। जैसे ये पूरी चीज़ें जो हो गई ना, ये जो देख रहे हैं डायरेक्ट पढ़ने को मतन कहते हैं। अगर इसको स्पेलिंग करके पढ़ा जाए जैसे काफजर की या जैसी, तो ये एक हिज्जे तरीके का। मतन का मतलब होता है ये पूरी चीज़ें जो है उसके बजाय एक तरीके से क्या है, मतन है, तो क्या बोलेंगे, मतन बोलेंगे। तो यही चीज़ है कि कार फरमा है, यानी उस और उनके यहाँ पर क्या है, किसी क्लास में आप एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, उसके बजाय उन्हें एक मुख्तसर मतन देते हैं और उनके सवाल बनाने के लिए कहते हैं। आपके इस काम के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, यानी उस काम का मकसद क्या है। आमोजगारों को अच्छा सवालनामा बनाने वाला, सवालनामा तैयार करने में उनकी मदद करना, अपने आमोजगारों को यह महसूस दिलाना कि सवालनामा तैयार करना कितना मुश्किल है, अपने आमोजगारों की
तज्जियाती व तनकीदी फिक्र को परवान चढ़ाना। जी, 117 का राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी इसका जवाब दें। यहां पर है कि पहला तो है कि आमोजगारों को सवालनामा बनाने वाला। यहाँ पर सवालनामा कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके ज़रिए बनाया जाए। दूसरा है कि सवालनामा तैयार करने में उनकी मदद लेना एक तरीके से मदद के लिए सही लग रहा है, लेकिन आगे तक हम पढ़ेंगे। अपने आमोजगारों को यह महसूस कराना कि सवालनामा तैयार करना कितना मुश्किल है। नहीं, यह किसी को क्यों महसूस किया जाएगा कि बच्चों या किसी को भी कि सवाल इतना मुश्किल है बनाना, ये इसमें कोई ऐसी बात कही नहीं जा रही है। तो अपने आमोजगारों की तज्जियाती व तनकीदी फिक्री को परवान चढ़ाना। जी, यहाँ पर ये होगा आंसर 4 सही होगा, 2 भी नहीं होगा। इस वजह से कि सवालनामा तैयार करने के लिए मदद किसी की लेने की क्या ज़रूरत है? जब आमोजगार है, जो मार्गदर्शक है, उसको ही सिखाने वाला है, तो वो खुद ही उस चीज़ को कर सकता है। तो ये है कि तनकीदी यानी उसमें जो तज्जियाती होती है यानी किसी भी चीज़ को जायदा लेना। तनकीद में बोलते हैं किसी भी चीज़ का मेन पॉइंट यानी उसकी क्या कमी बेशी है, तो वो उसी चीज़ को वही दूर कर सकता है। इसलिए आपका 4 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 में है कि ज़बान के अंदाज़े कद्र का मकसद की पैमाइश क्या है? पैमाइश बोलते हैं किसी भी चीज़ का नाप तोल करना, और अंदाज़े कद्र यानी मूल्यांकन करना किसी भी चीज़ का। तो अपने हम जोलियों के मुकाबले में एक आमोजगार किस तरह अपने मंजिल को हासिल करता है? दूसरा है उनके मजमूई या कुल्ली हुसूलिया, कुल्ली मतलब तो पूरा। आमोजगारों की ज़बान में हुसूलियाबी यानी जो आमोजगार है सिखाने वाला, उनको पूरी चीज़ों का क्या है? हुसूलियाबी हासिल करना। नंबर 4 में है आमोजगारों की ज़बान में महारत। जी, इसका राइट आंसर सभी साथी बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 118 का। यहां पर जो जबान के अंदर अंदाजे कदर का मकसद है, जबान के अंदर जो अंदाजे कदर लगाया जाता है वो अपने हमजोलियों और साथियों की बात नहीं की जा सकती है। ये हट जाएगा। उनकी मजमूई या कुल्ली हुसूलियाबी यानी सब मिलकर किसी भी चीज़ को हासिल करे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इस चीज़ को भी हटा देंगे। तीसरा है आमोजगारों की ज़बान में हुसूलियाबी। ये करीब करीब लग रहा है, लेकिन ये होगा कि आमोजगार जो सिखाने वाला है उनकी आमोजगारों की ज़बान में महारत असल हासिल करना। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। यही सही जवाब होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 119 है। तदरीस के मुआविन यानी जो मदद होता है या इमदादी अशिया के लिए इस्तेमाल का मकसद है। आमोजगारों को आमोजिशी बोलते हैं। आमोजिश से आमोजिशी बना हुआ है, अधिगम जिसको बोलते हैं। अमल में मसरूफ़ करना। नंबर 2 में है आमोजगारों के आमोजिश महाजल को ज़्यादा करना। तीसरा है क्लासरूम में शोरो गुल करना यानी क्लास में खूब हल्ला मचाना। ये भी बात ठीक नहीं है। नंबर 4 में क्लासरूम में आमोजगारों की तवज्जो को मबजूल करना। जी, 119 का राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी जवाब दें। यहाँ पर क्लासरूम में शोरगुल तो सबसे पहले जो है, जो चीज़ें नहीं हो सकती है उसको हम कट कर देंगे। क्लासरूम में आमोजगारों की तवज्जो को मबजूल कर देना, ये भी नहीं होगा। अब 2 करीब करीब है। आमोजिशी आलम अमल में मसरूफ़ रहना, ये सही लग रहा है।
आमोजगारों के लिए आमोजशी माहसल को ज़्यादा करना है, यानी जो कुछ, हाँ, तो तदरीस के अंदर जो माविन अशिया होती हैं तो वो किसी भी चीज़ का क्या होता है, उसको क्या होता है, हासिल करना ही मेन मकसद होता है। तो यहाँ पर जो है आंसर जो आपका सही होगा वो 2 होगा, क्योंकि जो आमोजगारों के जो आमोजशी है माहसल यानी जो है उसको ज़्यादा बढ़ाना ही है। अधिगम में क्या होता है, सीखने में यही चीज़ें ज़्यादा होती है। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, आपका 120 का जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, मैं ऑप्शन को भी देख रहे हैं कि तोड़ कर बता रहा हूं और जो मुश्किल अल्फाज है उसको भी हल करके बता रहा हूं। तो आज जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और सभी साथी कमेंट में बताएंगे कि मैंने जो है आपका यूट्यूब पर कोई क्लास लिया कितना सक्सेसफुल रहा, और उम्मीद करता हूं कि माशाल्लाह आप लोग का कमेंट बहुत अच्छा रहा और बहुत हमको खुशी भी हुई। और इंशाल्लाह मैं कोशिश भी करता रहूँगा कि लाइव आऊँ और आप लोग की तवज्जो भी मेरे साथ रही, इसलिए मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगा। और मेरी दोली दुआएं हैं, बार बार दे रहा हूँ कि जो भी उर्दू वाले हैं और या जो भी हमसे जुड़ कर हैं तो अल्लाह सबको कामयाबी दे। नहीं, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका एक तालिब इल्म अपनी पसंदीदा किताब लेता है और अक्सर फराहम करदा तस्वीरों की मदद से कहानी को दोबारा बयान करता है। इस का कवी इशारा है। इब्तदा पढ़ने का मरहला, सूतियाती आगाही मरहला, तरतीब नहवी मरहला, बयानिए की आगाही मरहला। जी, सभी साथी जवाब देंगे, बताएंगे कि ये लास्ट क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। इसमें जो है देखिएगा तो तरगीब देने की बात, ऑप्शन को पहले कम कर दिया जाए ताकि आपको आसान हो। तरकीब देने की कोई बात नहीं कर रहे, सजाने की, बयानबाजी वाली भी बात नहीं है, सूतियाती आगाही। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 1 होगा। इब्तदा से पढ़ने का मरहला होगा कि आप एक तालिब इल्म को अपनी पसंदीदा, उसकी को जो कोई पसंदीदा किताब है दे दिया और उसमें तस्वीर बनी हुई, नहीं जैसे बचपन में देखिएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैल या बॉल जो भी है, सी फॉर कैट, इस तरह करके जो भी है इस तरह इस्तेमाल फॉर होती है, या फोटो उसका तस्वीर दिया हुआ है। नहीं तो उस हिसाब से क्या होता है कि बच्चा तस्वीर को देखता है, इब्तदा में फौरन बिल्ली कह देता है, बस उसको कैट समझा दिया, उस फौरन बिल्ली कह देता है, क्योंकि वो चीज़ें उसके दिमाग के अंदर, जहन के अंदर चल रही है। तो वो होता है इब्तदा से पढ़ने का मरहला। मरहला मतलब होता है दर्जा शुरुआती। यही आपका क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा जी। आज आपका ये जो मैराथन क्लास था ये आज आपका मुकम्मल हुआ और पूरा क्वेश्चन, पूरा एक जो सेट होता है वो मैंने कराया। इंशाल्लाह एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा यही मिलेगा जो मेरा पैसेज के हल करने का जो तरीक़ा मैंने आपको बताया, सॉल्व करने का तरीक़ा बताया है, वो बिल्कुल बढ़िया था। मैंने पैसेज को दोनों तरीके से हल करके बताया कि एक पूरी पैसेज को, जिनका पेपर 1 है तो वो क्या कीजिएगा कि पैसेज को, अगर जिनका थोड़ा सा उर्दू वीक है, कमज़ोर है, तो वो क्या कीजिएगा पैसेज को पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि अल्फाज जहाँ जहाँ ज़हन है। जिनको पढ़ने आ रहा है तो वो है कि क्वेश्चन को पढ़िए, उसको चारों ऑप्शन को देखिए और फिर हल कीजिए। तो इस तरीके से समय का बचत होगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसान जो है 10 दिनों, हफ्ता दिनों में अगर आदमी कोशिश करता है तो बहुत से बड़ी चीज़ों को बदल देता है। नहीं तो आपकी मेहनत जितना आएगी, मैंने मेहंदी की मिसाल दिया था कि उसको सिलौट पर जितना पीसा जाता है, हमारे यहाँ दिखा जाता है, उतने निखार और हाथ पर रंग आती है। इसी तरह आप जितना मेहनत कीजिएगा नहीं उतना आप सक्सेसफुल हो पाइएगा। और निगेटिव तो सोचिएगा ही नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि इंसान को निगेटिव चीज़ें खा जाती है। अगर कोई हमारे साथी ऐसे भी होंगे जो अभी इसी मंथ से 1 महीने से पढ़ना या 2 महीने से शुरू किए होंगे और नोटिफिकेशन उनका पहला आ गया, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेहनत कीजिएगा तो 2 महीना और 1 महीना भी कम नहीं होता है इंसान की कामयाबी के लिए। नहीं, थोड़ा सा पल और लम्हा ही काफ़ी होता है। इसलिए पूरी दिल जमी के साथ सभी साथी एग्ज़ाम देंगे और इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी। बात बाकी यह है कि हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, यहाँ ऑफ़र भी चल रहा है। नहीं, सीमित समय तक
ऑफ़र भी है, चाहिएगा तो आप चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। आपको सारी नोट्स भी मिल सकती है। बहुत सारा हमने MCQ भी कराया है और इससे पहले कई सेट हम करा चुके हुए हैं। और ये आज हमने पूरा एक लंबा क्लास लिया था, पूरा एक PYQ ही 2024 का फर्स्ट पेपर जो है करा दिया। जिनका लैंग्वेज 1 है तो वो पोएम की चीज़ों को भी पढ़िए, साइड पर सीटेट का दिया हुआ, वहाँ भी आप क्वेश्चन डाउनलोड करके, और बुक के अंदर भी सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो अब हम आपसे रुखसत होना चाहते हैं। खुदा हाफिज़, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मिलेंगे।